हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ सीटेट के सामाजिक विज्ञान खंड के प्रश्न पत्र 2 जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए है, उस प्रश्न पत्र 2 में भूगोल विषय से विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पूरी परीक्षा के विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर्स में भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्न यानी ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात कि आज के इस पूरे वीडियो में हम किन खास प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, फिर हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रश्न आंसर सही क्या है और कैसे ये आंसर यहाँ सही है। ठीक है, तो भूगोल विषय से पहला प्रश्न है, दिए गए लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। यानी आपके पास 2 लक्षण दिए हुए हैं और आपको यह बताना है कि ये दोनों ही लक्षण किस महाद्वीप से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं, और 4 आपके पास ऑप्शन में महाद्वीप के नाम दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात की देखते हैं कि हमारे पास क्या है कथनों में। कथन 1 है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा कथन है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। कूट है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, A, B, C, D ऑप्शन में है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। यह प्रश्न सीटेट 2021 प्रश्न पत्र में पूछा गया था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री ध्रुवों पर झुकी हुई है ना, और 23.5 डिग्री झुके होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पृथ्वी है वह 2 ध्रुवों में विभाजित है। पहला ध्रुव है नॉर्थ या आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव, दूसरा है सदर्न साउथ या जिसे आप कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम N और S से यहाँ पर दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात कि हम पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हम ग्लोब पढ़ते हैं, पूरे ग्लोब को जानते हैं, ग्लोब को समझने की कोशिश करते हैं शुरुआती समय में ही, तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ये इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हम सभी जानते हैं वह एशिया है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसके लिए जानना जरूरी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मैप में सबसे छोटा और सबसे बड़ा महाद्वीप आप कैसे देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप इस पूरे मैप में देखिए एशिया है, जो इतने एरिया को क्या करता है, कवर कर रहा है। ठीक, सबसे छोटे महाद्वीप की यदि हम बात करें, कितने 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। और यदि हम बात करें इनके संदर्भ में अंटार्कटिका, कि इनमें अब कौन से महाद्वीप सबसे छोटा नजर आ रहा है आपको, तो वह है देखिए ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा है। फिर हमने बात की कि पूरी जो पृथ्वी है वह 2 ध्रुव में विभाजित है। एक ध्रुव है आपका कौन सा, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, और दूसरा है साउथ दक्षिणी ध्रुव, जिसमें बीच से गुजरती है कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के बारे में खास बात क्या है कि इस रेखा में आपको ध्यान क्या रखना है कि यह 0 डिग्री अक्षांश पर है। इससे नीचे वाले ध्रुव को कहेंगे, हिस्से को कहेंगे कि यह साउथ पोल के अंतर्गत आता है, और इससे ठीक ऊपर वाले को कहेंगे कि यह नॉर्थ पोल के अंतर्गत आता है। ठीक, साउथ पोल में यानी दक्षिणी ध्रुव में क्या स्थित है, यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया इन सभी 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप है। महाद्वीप यानी स्थलखंड, स्थल का विशाल स्थलखंड आप मान सकते हैं, उसे ही हम महाद्वीप कहेंगे। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
इसके अलावा इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया यानी स्थलखंड का यह जो छोटा सा टुकड़ा है, यह अपने चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, समुद्री हिस्से से घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है, जल से, समुद्री हिस्से से या सागर से, यह चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस वजह से, और इसमें खूब बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ दोनों ही कथन सही है, और दोनों कथन किसके बारे में सही है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सही है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी, जल संधि। यह प्रश्न सीटेट 2018 में पूछा गया था। देखिए सीटेट 2018 में प्रश्न क्या है, इसे भी गौर फरमाइए। स्थल का एक संकरा भाग, यानी यह भाग किससे निर्मित है, स्थल से है, भूमि से निर्मित है, और लेकिन यह बहुत नैरो है, बहुत सकरा है, छोटा सा भाग है ना। और पूछा गया है कि आपको बताना है कि यह हिस्सा क्या कर रहा है, दो बड़े स्थलीय भागों को कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन में स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी, जल संधि। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस हिस्से को दरअसल हम स्थल संधि कहेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो यह स्थल वाला भाग है, ऊपर से विशाल दो स्थलीय भागों को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ भी एक विशाल स्थलीय भाग है और यहाँ भी एक क्या है, स्थलीय भाग है, या यहाँ मान लीजिए स्थलीय भाग है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर मान लीजिए छोटा स्थलीय भाग है। लेकिन यह जो हिस्सा है जो इन दो स्थलीय खंड को कनेक्ट कर रहा है, यह स्थलीय हिस्सा क्या है, बहुत संकरा है, बहुत छोटा है। आप इसे कैसे देख सकते हैं, भारत की दक्षिणी हिस्से से श्रीलंका को कनेक्ट करने वाला एक बहुत ही पतला सा स्थलीय भाग या रेखा किसे कहते हैं और क्या नाम है उसका, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं पनामा स्थल संधि को, क्योंकि पनामा स्थल संधि वह स्थल संधि है, बहुत सकरा सा भाग है वे, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कनेक्ट करता है। इससे आप चाहें तो इसी इमेज में देख सकते हैं, हम इसी इमेज में ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करने वाला यह जो बहुत सकरा सा, इसे और जूम कर सकते हैं हम, बहुत सकरा सा देखिए यह हिस्सा है, यह स्थलीय हिस्सा ही स्थल संधि कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि यह सकरा स्थलीय खंड कौन क्या कहलाएगा, तो वह स्थल संधि कहलाएगा। ठीक, द्वीप की बात करें तो द्वीप यानी स्थल का वह छोटा भाग या स्थल का वह भाग जो या तो महासागर में है, या तो सागर में है, या नदी के बीच में है, कहीं भी आप मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्थल का वह छोटा सा भाग होना चाहिए यह, या यह स्थल का वह भाग होना चाहिए जो अपने चारों ओर किससे घिरा हो, जल से घिरा हो। स्थल से नहीं, ध्यान रखिएगा जल से घिरा हो, जो अपने चारों ओर जल से घिरा हो, वही द्वीप कहलाता है। ठीक, और यह कहीं भी हो सकता है, महासागर में भी, सागर में भी, नदी के बीच में भी, इसे हम क्या कह देंगे, द्वीप कह देंगे। ठीक, दूसरा खाड़ी। खाड़ी के बारे में खास बात क्या है, खाड़ी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह समुद्र की या कहें समुद्र में या जलाशय का वह गहरा भाग है जो अपने तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, लेकिन एक हिस्से, माफ कीजिएगा, जो अपने एक हिस्से से किससे कनेक्टेड हो, समुद्र से तो कनेक्टेड हो ही, लेकिन इसका शेष हिस्से या कह सकते हैं कि इसके किसी न किसी हिस्से में, लेकिन इसके ज्यादातर हिस्से में क्या होना चाहिए, स्थल हिस्सा या स्थल भाग। अब खाड़ी यदि आपसे कोई पूछता है तो खाड़ी का एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हैं, जो हम रेड सागर के आसपास वाला क्षेत्र देखते हैं, देखिए इसे आप करें, यहां पर आप इसे यहां देख सकते हैं, देखिए यह बहुत छोटा सा हिस्सा है। इससे आप इससे और जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको बहुत छोटा सा हिस्सा दिखेगा। ये अपने एक हिस्से से कहां से कनेक्टेड है, समुद्र से कनेक्टेड है, और समुद्र से कनेक्टेड होने के साथ साथ इसके तीनों ओर से देखिए क्या है, स्थल भाग है। यानी खाड़ी के लिए आप क्या कहेंगे, खाड़ी वह क्षेत्र है जो अपने एक ओर से समुद्र से कनेक्टेड हो, लेकिन इसके चारों ओर क्या हो, स्थल भाग हो, वह खाड़ी कहलाएगा। ये समुद्र में गहराई पर स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वीप के बारे में हमने चर्चा कर ली। जल संधि बचा है। जल संधि यानी
जल संधि का मतलब होता है वह हिस्सा या जल का वह हिस्सा जो दो विशाल जलाशयों को कनेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, यह भी जल का एक संकरा हिस्सा ही होता है, लेकिन यहाँ स्थल भाग होता है और यहाँ भी स्थल भाग होता है। तो इन स्थल भागों के बीच में जल का बहुत छोटा सा सकरा हिस्सा होता है जो दो विशाल जलाशयों को कनेक्ट करता है या विशाल महासागरों या सागरों को कनेक्ट करता है, उसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक स्थल का वह सकरा हिस्सा जो दो स्थल भागों को कनेक्ट करे उसे हम स्थल संधि कहते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एडुसेट। ध्यान रखें, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन में है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, बी ऑप्शन है। एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाया जाता है, सी। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, और डी रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस प्रश्न में यदि बात करें, यह प्रश्न 2 बार पूछा गया, सीटेट 2016 में भी, 2018 में भी। देखिए, एडुसेट को पूछने का मुख्य मकसद क्या है कि जो एडुसेट है यह एक एजुकेशनल सैटेलाइट है, एक शैक्षिक जो हमारी गतिविधियां हैं जो हम यहाँ कंडक्ट करवाते हैं, और यह एग्जाम किसका है? सीटेट का है, जो कि शिक्षण से संबंधित ही है। तो एक शैक्षणिक उपग्रह है एडुसेट। ध्यान रखें, क्या है? एक शैक्षणिक उपग्रह है। यह भारत में शिक्षण संबंधी कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए, कक्षाओं में ये कम्युनिकेशन आसान हो सके, कक्षाओं को बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, कि टू वे, ध्यान रखिएगा, टू वे कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए शैक्षणिक उपग्रह एक भेजा गया था जिसका नाम था एडुसेट, वर्ष 2004 में। ये ध्यान रखिएगा, वर्ष 2004 में से स्थापित किया गया था इसरो के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट बात एडुसेट के बारे में कि यह है क्या? तो यह एक मानव निर्मित क्या है? सैटेलाइट है या एक मानव निर्मित उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आपको यह भी ध्यान रखना है। इसे GSAT-3 भी कहा जाता है, GSAT-3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एडुसेट क्या है? यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, इंडियन सैटेलाइट है, और इसे हमारे देश में शिक्षण संबंधी जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, इस वजह से स्थापित किया गया था। यानी स्कूल के लेवल पर या स्कूल के स्तर से लेकर जितनी भी उच्च शिक्षाएं होती हैं उनमें जो हम दूरस्थ कक्षा जानते हैं ना, एक स्थान से बैठकर दूसरे स्थान तक कक्षाओं को लिया जा सके, स्थापित किया जा सके, तो दूरस्थ कक्षा को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा को इस शिक्षण की पहल के रूप में से सामने लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? पहला समर्पित शैक्षणिक उपग्रह है और यह मानव निर्मित है, यह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? ध्यान रखिएगा, पृथ्वी दिन की। हमारे पास ऑप्शन है वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, बी है पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है, सी ऑप्शन है देशांतरों के मध्य की दूरियां, और डी ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगा समय। यह प्रश्न सीटेट 2016 में पूछा गया था। अब आपको यह ध्यान रखना है कि पृथ्वी दिन यानी क्या? अभी हम जिस पृथ्वी दिन की बात करते हैं, जो हम अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं पृथ्वी दिन, यदि हम बात, वह तो दरअसल पर्यावरण जागरूकता को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था। यदि हम पृथ्वी दिन की बात करें, है ना, अर्थ डे की बात करें, पृथ्वी दिन क्या है इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी दिन की परिभाषा दरअसल पृथ्वी की अपने अक्ष में जो घूर्णन वह करती है उस पर एक चक्कर लगाने में लगा समय को ही यहाँ नोटिस किया जाता है। तो ध्यान रखें, पृथ्वी दिन यानी क्या? पृथ्वी दिन का अर्थ है ना तो वह दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, नहीं, उसे पृथ्वी दिन नहीं कहते। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है, इसे भी नहीं कहते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देशांतरों के मध्य की दूरी को भी पृथ्वी दिन नहीं कहते, जबकि पृथ्वी दिन कहते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगा समय, यही दरअसल पृथ्वी दिन की परिभाषा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आप बताइए कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? ठीक है, इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताया है। इससे पहले जब मैंने क्लास ली थी तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि 23 घंटे कितने मिनट और कितने सेकंड, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है अधिकेंद्र, क्रेटर, केंद्र, उद्गम केंद्र। ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। अब यदि हम बात करें भूकंपीय तरंगों की, तो हम सभी जानते हैं कि प्लेटों में होने वाले संचलन की वजह से जो कंपन उत्पन्न होता है, जो कंपन हम महसूस करते हैं, उसे ही हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप की यदि हम बात करें तो मान लीजिए यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी का हिस्सा है, तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जहां पर भूकंप आएगा और पहली बार जहां पर यह पता चलेगा जहां से भूकंपीय तरंगें उठेंगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात की उद्गम केंद्र देखिए ऑप्शन में कहां पर, ऑप्शन डी उद्गम केंद्र इस प्रश्न का सही जवाब है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं वहां से सबसे पहले भूकंपीय तरंगें कौन सी तरंगें हमें पता चलेंगी, क्योंकि भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी वेव्स है ना, एस वेव्स और एल वेव्स, जिन्हें हम क्रमशः प्राइमरी, सेकेंडरी और आप एल वेव को क्या कहते हैं कि ये वेव फ्रीक्वेंसी तरंगें हैं जो कि बहुत क्या कहेंगे कि बहुत जल्दी से हमें नहीं पता चलती। सबसे पहले अप्राथमिक तरंगों के रूप में, प्राइमरी वेव्स के रूप में पी तरंगें होती हैं, द्वितीयक तरंगों के रूप में एस तरंगें होती हैं और अंत में है एल तरंगें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो पी वेव होती हैं वे सबसे तेजी से हमें पता चलती हैं जहां से भूकंप की शुरुआत होती है। उद्गम केंद्र से सबसे ऊपर की परत की ओर जो सबसे तेजी से तरंग पार करके पहुंचती है वह पी वेव कहलाती है, ठीक है। तो कई बार यह प्रश्न में पूछा जाता है कि वे कौन सी वेव है भूकंपों के माध्यम से या कहें भूकंप में कि जो हमें सबसे पहले बताती है कि भूकंप आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा पी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगें ही वे तरंगें है। एल वेव यहाँ पर सबसे लो वेव्स मानी जाती हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इन वेव्स की चलने की गति भी अलग अलग होती है, जो कैसे डिपेंड करती है ये कि माध्यम कैसा है, क्योंकि जब हम पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की बात करते हैं तो दरअसल पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा 3 भागों में डिवाइड है। एक तो सबसे पहला जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं उसे हम पृष्ठ के नाम से जानते हैं, फिर मैंटल और फिर अंत में कोर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये भी अपने आप में अलग अलग 2 हिस्सों में डिवाइड है और इनमें भी अलग अलग तरीके से ये इनके अंदर की जो विशेषताएं हैं वे काम करती हैं। कुछ ठोस है, कुछ हिस्सा तरल है, कुछ गैसी है। तो ध्यान ये रखना है हमें कि ये जो हिस्सा है तरल और ठोस, इनमें भी वेव्स की चलने की जो गति है, कुछ वेव्स ठोस में गमन करती हैं, कुछ वेव्स ठोस में गमन नहीं करती, कुछ ठोस हिस्से में अदृश्य हो जाती हैं, कुछ ठोस हिस्से में दृश्य होती हैं। तो ये इस तरीके से भी काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप भूकंप वाले चैप्टर को पढ़ें तो उसमें भूकंपीय तरंगों के बारे में, भूकंपीय जो लहरें हैं इनके बारे में ध्यान से जरूर पढ़ें, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ खास 5 प्रश्नों पर चर्चा की, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को समझने की कोशिश की। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ अन्य खास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।